डियर स्टूडेंट, हड़प्पा सभ्यता जिसके अंतर्गत ये विषय वस्तु है ईंट मनके और अस्थियाँ। तो इंटर इतिहास के इस लेसन से जो है आज ये लास्ट वीडियो है। इसके संदर्भ में हम 2020 के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेकर के आए हैं जो बोर्ड एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन तथ्यों पे अवलोकन करेंगे। बहुत सारे ऐसे तथ्यात्मक बिंदु हैं जिन पर चर्चा करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हम इस वीडियो में आइए स्टार्ट करते हैं कि किन किन बिंदुओं पे हम महत्वपूर्ण दृष्टिकोण में रखेंगे। इस लेसन से कौन कौन से बिंदु महत्वपूर्ण हैं, कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, कौन से तथ्यात्मक चीज़ों को ध्यान देना है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आइए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट बिंदु से स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा संस्कृति को सिंधु नदी घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो अर्थात जो है ये सिंधु घाटी के क्षेत्र में फैली हुई है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातत्व वस्तुओं को ऐसी समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। तो इस तरह से संस्कृति, इस तरह से जो हम कह सकते हैं कि सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में फैले होने के कारण इसका नामकरण इस तरह से पड़ा। सेकंड बिंदु पे आते हैं। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान पर जहां पर संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया। अर्थात जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी यह जाना जाता है। यह सभ्यता, उसका नामकरण क्यों हड़प्पा सभ्यता पड़ा? क्योंकि यह जो है इसकी संस्कृति पहली बार कहाँ खोजी गई थी? हड़प्पा क्षेत्र में। थर्ड बिंदु पे नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। हड़प्पा संस्कृति के दो प्रसिद्ध केंद्र कौन कौन से हैं? ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, पूछा जाता है एग्जाम में, शॉर्ट क्वेश्चन में, विकल्पी क्वेश्चन में। तो दो केंद्र कौन से हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। फोर्थ पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो 1921-22 में दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था। हड़प्पा का काल विकसित सभ्यता का पीरियड कब से कब तक माना जाता है? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। तो इसका काल अवधि जो है ये है। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है विकल्पी क्वेश्चन के लिए। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख कौन कौन से स्रोत हैं? ये भी विकल्पी क्वेश्चन नहीं, बल्कि विकल्पी क्वेश्चन तो एक पूछेगा, लेकिन लघु उत्तरी में जो है सारे पॉइंट देना होगा आपको। तो क्या क्या बताएंगे? खुदाई में मिली इमारतें, मृद भांड, औजार, आभूषण, मूर्तियाँ, मुहरें इत्यादि हैं। ये सभी क्या हैं? हड़प्पा सभ्यता के इतिहास की जानकारी के क्या हैं? ये स्रोत हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछता है 4 स्रोत बताएं, 2 स्रोत बताएं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला बिंदु है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र क्या है? ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये विस्तार क्षेत्र पूछता है, 4 विस्तार क्षेत्रों के बताएं, या डायरेक्टली पूछ लेता है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र कहाँ तक विस्तृत है। अगला है इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो इसमें नागेश्वर, बालाकोट, चन्हू, दड़ोकोट, दीजी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी। ये प्रमुख इसके क्या हैं? स्थल हैं। कोई भी पूछ लिया 2 स्थलों के नाम बताएं, 4 स्थलों के नाम बताएं, तो इस तरह से कर सकते हैं। अगला बिंदु है यह एक नगरीय सभ्यता थी। कभी कभी विकल्पी क्वेश्चन आता है कि नगरीय थी या ग्रामीण, तो आप उसमें टिक करेंगे नगरीय सभ्यता। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। कैसी सभ्यता थी ये? यह एक नगरीय सभ्यता थी। इसके सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? इसकी नगर निर्माण योजना। ये भी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो विकल्पी क्वेश्चन के लिए आता है और कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। तो इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? नगर निर्माण योजना। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों 2 भागों में विभाजित थी। कभी कभी विकल्पी क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कितने भागों में विभाजित थी? 2 भागों में, दुर्ग तथा निचला शहर। निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है तथा दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों में एक ग्रिड पद्धति द्वारा बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो इस तरह से एक लाइन में बनाए गए थे सारे मकान, व्यवस्थित मकान बने हुए थे जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। घरों की नालियों को गली की नालियों से जोड़ा जाता था। नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई जाती थी
तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है जल निकासी की अब व्यवस्था कैसी थी? उत्तम व्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल जैसे खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल का अनुमान किया जाता है। अनुमान क्योंकि लिखित साक्ष्य हमारे पास नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में भेड़, बकरी, सूअर जैसे जानवरों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जाता है। ये प्रमुख जानवर हैं। कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि 2 जानवरों के नाम बताएं। हड़प्पा में पाई जाने वाली लिपि को पढ़ने में विद्वान अभी तक क्या हैं? असमर्थ हैं। हड़प्पा की लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। हड़प्पा सभ्यता में बाट का प्रयोग संभवतः आभूषणों, मनकों को तोलने के लिए होता था, जो चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। बाटों के निचले मानदंड द्विधारी थे। चन्हुदड़ो शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र था, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आता है या विकल्पी क्वेश्चन कि शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? चन्हुदड़ो। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहर निर्माण, बट कह सकते हैं चट बाट बनाना सम्मिलित था। तो इस तरह से शिल्प उत्पादन के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? ये सभी थे, इनमें ये कार्य किए जाते थे। मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। हड़प्पा स्थलों से मिले शवदाहों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। इसके साथ मृदभांड आदि के अवशेष मिले हैं। शवदाहों के अध्ययन से सामाजिक और आर्थिक भिन्नता का पता चलता है। तो कहने का संदर्भ है जो अंतर पाए जाते हैं दाह संस्कार में, या कह सकते हैं कि जो अलग अलग व्यवस्थाएं थी, कहीं दाह संस्कार में कह सकते हैं जलाया जाता है, कहीं ज़मीन के अंदर दफनाया जाता था। तो इस तरह से जो अंतर पाया जाता है वो सामाजिक विभिन्नता का परिचायक है। कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को संदर्भ में हम लोग देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? किन विद्वानों के नेतृत्व में इसकी खोज हुई? तो इसको जो है 1921-22 में दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है हड़प्पा पूर्व की बस्तियों की विशेषताएं क्या थी? तो विशिष्ट मृदभांड शैली, कृषि और पशुपालक प्रचलन में था। ये इसकी जो है क्या है? विशेषताएं हैं। सर जॉन मार्शल कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर कौन थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। हड़प्पा लिपि के कोई 2 विशेषताएं। तो चित्रात्मक लिपि थी, दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको भी ध्यान रखेंगे। कैसे लिपि थी? चित्रात्मक। और किधर लिखी जाती थी? दाएं से बाईं ओर। तो इसको जो है महत्वपूर्ण है विकल्पी क्वेश्चन के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। सिंचाई के साधनों में कुएं, नहर और तालाब थे। अगली कड़ी में फ्यांस क्या होता है? इससे बने छोटे पात्रों को कीमती क्यों माना जाता था? तो घिसी हुई रेत, रंग तथा चिपचिपे पदार्थों के मिश्रण को पकाकर पात्र बनाया जाता था। कीमती क्योंकि इन्हें बनाना आसान नहीं था। अगला बिंदु है क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध है? सुमेर, इराक, ईरान और मिस्र। हड़प्पा सभ्यता के निवासी किन देवी देवताओं की पूजा करते थे? तो आद्यशिव, मातृ देवी, पशु, पक्षी और वृक्ष। हड़प्पा सभ्यता में किन्हीं 4 प्रमुख क्षेत्रों के नाम बताइए? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के शहरों के लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाइए। इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूहों की पहचान कीजिए। हड़प्पा शहरों के लोगों के लिए भोजन में निम्नलिखित सामान उपलब्ध थे। अनाज में गेहूँ, जौ, मसूर, मटर, ज्वार, बाजरा, तिल, सरसों, राई, चावल आदि। मवेशियों में भेड़, बकरी, भैंस और सूअर का मांस था। हिरण, सूअर, घड़ियाल आदि जैसे जंगली प्रजातियों का मांस था। तो ये क्वेश्चन आते हैं, इस तरह से आपको तालिका बनाना होता है। पौधे उत्पादन भी, पौधे और उनके उत्पाद इस तरह से इसके मुख्य बिंदु हैं। इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूह की पहचान निम्नलिखित है। किसानों द्वारा अनाज उपलब्ध कराया जाता था, जैसे कि मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस इत्यादि पालतू थे। हड़प्पा स्वयं इसे मांस प्राप्त करते थे। हड़प्पा निवासी जानवरों की जंगली प्रजातियों के मांस के बारे में अभी यकीन नहीं है कि हड़प्पा के इसे कैसे प्राप्त किया जाता था, लेकिन इन अनुमान लगा सकते हैं कि यह तो शिकार समुदाय हो सकता है, या शायद कुछ हड़प्पा निवासी स्वयं ही इन जानवरों का शिकार करते थे। पौधे और उनके उत्पादनों के लिए हड़प्पा निवासी स्वयं इसे इकट्ठा कर लेते थे। तो इस तरह से ये तालिका है, इसे बनाना होता है, एग्जाम में आता है। पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते थे या लगाते हैं?
वे कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते थे। पुरातत्वविद निम्नलिखित विधियों और तकनीकों को अपनाकर हड़प्पा समाज में सामाजिक आर्थिक मतभेदों का पता लगाते थे। शवदान में गत अंतर था, यानी शवदान की व्यवस्था में अंतर पाया जाता था। शवदान में पुरावस्तुओं की उपस्थिति। पुरातत्वविदों में पाया जाता है कि शवदान में अंतर होता है। कुछ कब्रें समान बनी होती थी और तो कुछ कब्रों में ईंटों की चिनाई की गई होती थी। यदि हड़प्पा निवासियों ने शायद ही कहीं सबसे किसी की मृत्यु के साथ कीमती सामग्री को दफनाया था। हालांकि कुछ कब्रों में मिट्टी के बर्तन, गहरे आभूषण शामिल थे जो अर्धकीमती पत्थरों से बने थे। विलासिता की वस्तुओं की खोज। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते थे जो दुर्लभ हो अथवा महंगी, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अपना जटिल तकनीकी से बनी हो। महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़ी बस्तियों में केंद्रित हैं और छोटी वस्तुओं में गिनने से मिलती हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहर की जल निकासी प्रणाली, नगर योजना और संकेत करती है? तो कह सकते हैं कि जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। क्या इस पर बोल सकते हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया जाता था और फिर उसके साथ घर बनाए गए थे। प्रत्येक घर में गंदे पानी की निकासी एक पाइप से होती थी जो सड़कों और गली के नाली में जुड़ी होती थी। शहरों में नक्शे में जान पड़ता है कि सड़कों और गलियों में लगभग ग्रिड प्रणाली से बनाया जाता था जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जल निकासी की प्रणाली बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी बल्कि यह छोटी बस्तियों में भी दिखाई पड़ती है। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के बनने के लिए जहां कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है वहां नालियों की पक्की ईंटें से बनाया गया है। तो इस तरह से कह सकते हैं नालियों की उत्तम व्यवस्था थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके संदर्भ में प्रक्रिया पूछता है। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता कौन कौन सी चीज़ें हैं उस पर हम लोग देखते हैं। इनमें कर्निलियन सुंदर लाल रंग का जैसा कि स्फटिक, क्वार्ट्ज और सिलखड़ी जैसे पत्थर होते हैं, तांबा, कांसा तथा सोने जैसे धातुएं तथा शंख, फ्लयांस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। कुछ मनके दो या उससे अधिक पदार्थों को या पत्थरों को आपस में बनाए जाते थे जोड़ करके, और कुछ सोने के जो है टोप वाले पत्थर के होते थे। मनका बनाने की प्रक्रिया पे चर्चा करेंगे। पहला चरण, मनके को आकार देना। तो पहला चरण क्या है? मनके को आकार देना। उससे पहले मनके बनाने की प्रक्रिया में प्रयुक्त पदार्थों के अनुसार विभिन्नताएं थी। जैसे सिलखड़ी को एक मुलायम पत्थर है पर आसानी से कार्य हो जाता है। दूसरा चरण है मनके को रंग देना। इनमें पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनके को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। तीसरा चरण, पत्थरों को पिंडों को पहले परिष्कृत अलंकारों में तोड़ा जाता था, फिर बारीकी से सल्क निकालकर उन्हें अंतिम रूप दे दिया जाता था। चौथे चरण में, जो अंतिम चरण है, प्रक्रिया के अंतिम चरण में घिसाई, पॉलिश, इसमें छेद करना शामिल थे। चनहुदड़ो लोथल में हाल में ही में धौलागिरा में छेद करने के विशिष्ट उपकरण भी मिले हैं। तो इस तरह से इसके 4 चरण थे। हमारा विषय वस्तु यहीं समाप्त होता है। तो इसी की कड़ी में हम आगे जो है अगली वीडियो में सेकंड लेसन को लेके आएंगे। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अति लघु प्रश्न आते हैं इसी से, विकल्पी क्वेश्चन आते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो अगर इन तथ्यों को कंठस्थ किए रहेंगे, याद किए रहेंगे, समझे रहेंगे, तो बड़े प्रश्नों को, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उनको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यही तथ्य आपके, यही मटेरियल, ये प्रकार से कर सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं इनको जब आप अपने दिमाग के मस्तिष्क में अच्छे तरीके से रख लेंगे तो बड़े प्रश्नों को कैसे भी पूछेगा आप कर लेंगे। अगर तथ्य नहीं रहेगा, आप कितना भी बना के बड़ा बड़ा प्रश्न दीर्घ उत्तरीय में लिखेंगे तो इससे आपके अंक कटते हैं। लेकिन इन तथ्यों के माध्यम से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं शॉर्ट के लिए, इन तथ्यों को याद करके आप बड़े प्रश्नों को कर सकते हैं, विकल्पी क्वेश्चन कर सकते हैं, लघु उत्तरीय कर सकते हैं और दीर्घ उत्तरीय कर सकते हैं। सबसे बड़ी टेक्निक आपको बताएंगे कि दीर्घ उत्तरीय, जब ये तथ्य आपके तैयार हो जाते हैं तो सारे प्रकार के प्रश्न आप कर लेते हैं। लेकिन अब जब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आप रटने की प्रवृत्ति अपने अंदर डालते हैं तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कर तो लेते हैं, कहानी की तरह, स्टोरी की तरह लिख तो लेते हैं, लेकिन जब दीर्घ उत्तरीय के अलावा अति लघु प्रश्न, विकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जब आते हैं जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं या कोई तथ्यात्मक चीज़ें रहती हैं, तब आप ऐसे प्रश्नों को नहीं कर पाते हैं। तो यही कमी होती है।
आप दीर्घोत्तरी रट लेते हैं और तथ्यात्मक चीज़ों को पर ध्यान नहीं देते। तो आपको यही सीखना है, यही समझना है कि आप तथ्यात्मक चीज़ों को केवल मस्तिष्क में रखें, दीर्घ तो अपने आप हो जाएगा। तो आपको सबसे ज़्यादा प्रयास क्या करना है कि इन तथ्यों को लर्न करना है। किसी भी तरीके से इन तथ्यों को अगर लर्न कर लेंगे तो दीर्घोत्तरी आसानी से हो जाएगा। करते क्या है आप लोग, ज़्यादातर जो कमियां होती हैं, दीर्घोत्तरी केवल रट लेते हैं, तथ्यात्मक चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, जिससे आपके अंक नहीं आ पाते। बड़े प्रश्नों को तो कर लेंगे दीर्घोत्तरी, और शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, विकल्पी क्वेश्चन, ये सारे आपके छूट जाते हैं। तो यहीं अपने बात को ख़त्म करते हैं। ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट लेसन में, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।